अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहर याब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। ऐसे खिलाड़ी जिनका मुस्तकबिल पड़ गया है खतरे में, कोई भी क्लब इन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इस पर एक तफसीली रिपोर्ट। यूएफा नेशंस लीग में स्पेन और इटली के दरमियान बहुत ही दिलचस्प मैच। स्पेन ने इटली को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली। कॉन्काकैफ नेशंस लीग में सेमीफाइनल में एक और अहम मैच। कनाडा ने पनामा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। कॉन्काकैफ नेशंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल में रवायती हरीफों के दरमियान मुकाबला। यूएसए ने मैक्सिको को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर कॉन्काकैफ नेशंस लीग के फाइनल में जगह बना ली। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में अर्जेंटीना टकराई ऑस्ट्रेलिया से। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। मैच उस वक्त दिलचस्प हुआ जब लियोनेल मेसी ने अपने करियर का तेज तरीन गोल स्कोर किया। इंग्लैंड के हैरी केन ने क्यों दिए अपने टीम मेट्स को तहाई। जूड बेलिंगम ने रियल मैड्रिड में जाने की वजह बता दी, राज से पर्दा उठा दिया। मोहम्मद सलाह के एजेंट पड़ गए मुश्किल में, कौन सी खबर की तरदीद की, ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों की कहानियों से जिनको क्लब्स अब लेने को तैयार नहीं है। इस सीजन में बुरी परफॉर्मेंस वजह बनी या कुछ और बात है, देखिए इस दिलचस्प रिपोर्ट में। आजकल फुटबॉल सर्कल्स में तबादलों और नए पुराने खिलाड़ियों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होने को है। अब कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन्हें हाथों हाथ लिए जाने की उम्मीद है, जबकि इन्हीं के साथ ऐसे फुटबॉलर्स भी हैं जिनको बदकिस्मती का दावतनामा समझा जा रहा है। ना तो इनका कोई खरीदार है और ना ही इन्हें टीम में शामिल करने का कोई हिमायती है। ये खिलाड़ी फुटबॉल की दुनिया के डूबते जहाज माने जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों में स्ट्राइकर्स भी हैं और मिडफील्डर्स भी शामिल हैं। किसी भी टीम में मिसफिट इन खिलाड़ियों की फहरिस्त में हैरी मैग्वायर टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। हैरी की टीम में शमूलियत नुकसान ही नुकसान समझी जा रही है। इनके होते हुए टीम में खेलने का मकसद है कि टीम पहले से ही 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। हैरी को हर बुरी बात की वजह से मीडिया की स्पॉटलाइट में आते देखा गया है। वो काफी अरसे से अपने कैरियर की खोई हुई ग्लोरी वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसलसल गलतियां करते रहने की वजह से अपने और क्लब के मद्दाहों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। इन्हें मुतअद्दिद बार पिच पर सुस्त पाया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान की खेल के दौरान तवज्जो का भी काफी चर्चा रहा है। इनके खेल के पूरी टीम पर काफी मनफी असरात बताए जा रहे हैं। इसी तरह की बदनामी लिए ब्राजीलियन खिलाड़ी रिशार्लिसन भी इस मर्तबा की खरीदो फरोख्त में ज्यादातर टीमों से मुस्तरद होने की तवक्को से है। वो अपने पहले सीजन में सिर्फ 3 गोल्स कर पाया है। जब से फील्ड पर कदम रखा है वो नाकामी का शिकार है। टॉटनहम को ये 60 मिलियन पाउंड में कितना महंगा पड़ चुका है, शायद इसका अंदाजा मद्दाहों ने लगा लिया है, क्योंकि इतने भारी मुआवजे के बदले वो प्रीमियर लीग के 25 मैचों में 1 गोल कर पाया है और मजमुई तौर पर 33 मैचों में सिर्फ 3 गोल्स कर पाया है। इसके गोल करने की औसत हर 10 मैचों के बाद 1 गोल है। वो इस मर्तबा फ्लॉप ऑफ द सीजन के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार है। वैसे तो किसी भी खिलाड़ी के बारे में ये बात बताते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर रिशार्लिसन से क्लब्स को दूर ही रहने की वार्निंग दी जा चुकी है। अब जिन खिलाड़ियों के मसाइल दीगर नौयत के हैं, इनमें क्लेमेंट लॉन्गले का नाम भी लिया जा रहा है। टॉटनहम के इस फ्रांसीसी खिलाड़ी का मसला फुटबॉल फील्ड पर इसकी रफ्तार है। आज के जमाने में किसी सेंटर बैक से आप इतनी सुस्त रफ्तारी की उम्मीद नहीं कर सकते। फुटबॉल नाकदीन ने तो इसके खेल के मयार को प्रीमियर लीग से कमतर करार दे दिया है। इस तनकीद की जद में लांगले का प्रीमियर लीग में बेहतर कारकर्दगी दिखाना खासा मुश्किल मालूम होता है। इसके अलावा जिस खिलाड़ी का कैरियर रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें टैंगो एंडोम्बले भी शामिल है। गुज़िश्ता सीजन्स में इसके पीएसजी ज्वाइन करने की अफवाहें मंजरे आम पर आईं, मगर फुटबॉल पर तबसरा करने वाले माहिरीन का कहना है कि इसमें फुटबॉल की जहानत की कमी है और इसका रवैया मैनेजर्स और दीगर साथी खिलाड़ियों के साथ ठीक नहीं है। इटालियन लीग के क्लब नेपोली के लिए खेलने वाले इस फ्रांसीसी फुटबॉलर के बारे में तो ये मशवरा भी दिया जा चुका है कि इसे इसके होम टाउन भेज दिया जाए। वो टॉटनहम के साथ पहले ही नफ्सियाती तौर पर बहुत कुछ भुगत चुका है। सीरिया में 8 मैचेस खेले और 21 मैचेस में वो मुतबादल खिलाड़ी के तौर पर फील्ड पर गया। 8 अटेम्प्ट्स में से इसकी सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट थी। इस सब के बाद वो सिर्फ 1 गोल स्कोर कर पाया। वो कोई असिस्ट भी फराहम नहीं कर पाया। इसे 5 मरतबा येलो कार्ड भी दिखाया जा चुका है। एंडोम्बेले के बारे में ये कहना बिल्कुल जायज है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस से बहुत दूर है। ये सारी वजूहात तमाम टीमों को इसे खरीदने से मना कर रही हैं। एंडोम्बेले के अलावा खराब कारकर्दगी के भंवर में फंसा थियागो एल्कैंटारा हिस्पानवी खिलाड़ी है और इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब लिवरपूल के लिए खेलता है। थियागो की खराब हालात से लड़ाई तवील होती जा रही है। गुज़िश्ता सीजन में थियागो 24 मैचेस मिस कर गया। इसको निचले धड़ के हर हिस्से में इंजरी हो चुकी है। वो बहुत अरसे से फिटनेस मसाइल से दो चार है।
टैलेंटेड होने के बावजूद इस पर कोई क्लब भी सरमायाकारी करने में राजी नहीं होगा। इसी तरह क्लब्स को एंथोनी मार्शियल के बारे में भी अपनी राय का तज्जिया सोच समझकर करना होगा। वो भी फिटनेस मसाइल का शिकार है। वो फुटबॉल पिच से ज्यादा मेडिकल रूम में मसरूफ नजर आया है। उसने इस सीजन में 22 मैचेस मिस किए हैं। इतने ज्यादा फिटनेस मसाइल के बाद तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसे निकालने का तासुर दे दिया था। वो प्रीमियर लीग के सिर्फ 13 और यूरोपा लीग के 3 मैचेस में हिस्सा ले पाया है। जख्मी खिलाड़ियों का जिक्र किया जाए तो रियल मैड्रिड के फरलान मेंडी को नहीं भूला जा सकता। इस सीजन में वो 2 मरतबा इंजरी का शिकार हो चुका है। इंजरीज की वजह से वो इस सीजन में 19 मैचेस मिस कर गया है। 22 मैचों में शिरकत के बावजूद इसकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि क्लब इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त करेगा। और अगर तबादला मुमकिन होता हुआ तो इसकी खरीद में भी कोई क्लब ज्यादा दिलचस्पी लेता मालूम नहीं हो रहा। रिस्की खिलाड़ियों की कैटेगरी में रियल मैड्रिड की जानिब से खेलने वाला बेल्जियम का विंगर ईडन हैजार्ड भी शामिल है। ईडन के बारे में कहा जा रहा था कि बुंडेसलीगा का चैंपियन क्लब बायर्न म्यूनिख $25 मिलियन में इसे खरीदने में दिलचस्पी रखता है, मगर शायद उन्हें एहतियात से काम लेना होगा। ईडन हैजार्ड को चेल्सी के जमाने में दाएं बाएं फाउल्स करते देखा गया है। वो जब से रियल मैड्रिड में आया है इसके लिए फिट रहना मुश्किल तरीन काम हो गया है। उसको मसल पुल होने, हैमस्ट्रिंग और बहुत से फिटनेस मसाइल दरपेश रहे हैं जिन्होंने इसे फुटबॉल पिच पर जाने से रोके रखा है। वो 4 साल में सिर्फ 50 मरतबा रियल मैड्रिड की नुमाइंदगी करता देखा गया है। इसके फिटनेस ग्राफ को देखते हुए तमाम टीमों को इसे शामिल करने से पहले एक तफसीली जायजा लेने की जरूरत पेश आएगी। खबरदार का इशारा लिए बार्सिलोना का टैलेंटेड स्ट्राइकर फेरन टोर्रेस भी इसी ट्रांसफर विंडो में खड़ा है। गुज़िश्ता बरस 22 साला स्ट्राइकर को शावी हर्नांडेज का पसंदीदा खिलाड़ी समझा जा रहा था, मगर इसकी कारकर्दगी मुतासिर कुन हद से काफी दूर रही है। वो बहुत अहम मैचेस में नाकामी का शिकार हुआ है। इसकी खरीदारी पर 50 मिलियन पाउंड खर्च किए गए थे, मगर इसने इस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं दिया। वो 33 ला लीगा मैचों में सिर्फ 4 गोल्स कर पाया है। इसको नाकाम होता देखकर बार्सिलोना के मद्दा ज्यादा खुश तो नहीं हो रहे, मगर इसे इसके खेल को बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। पॉल पॉग्बा के लिए भी हालात कैसे बदले हैं ये नाकाबिले यकीन है। एक वक्त था जब पॉग्बा को हर टीम अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहती थी। उसे उसके अंदाज की वजह से फुटबॉल सर्कल्स में बहुत सराहा जाने लगा था, मगर अब वो इतना हर दिल अजीज नहीं रहा। वो सुस्त अंदाज में खेलता दिखाई दे रहा है। उसने बहुत सी गलतियां भी की हैं और पेनल्टीज भी मिस कर चुका है। अब वो 30 साल का हो चुका है, मगर इंजरीज की वजह से सीजन का ज्यादातर हिस्सा साइड लाइन्स पर गुजार रहा है। क्लब को इसकी खराब कारकर्दगी और इसके रवैये की वजह से काफी तशवीश में मुब्तला देखा गया है। इन तमाम खिलाड़ियों ने क्लब्स को इनकी खरीदो फरोख्त के हवाले से खबरदार कर दिया है और तबसरों के मुताबिक ये अगले सीजन में अपने मुस्तकबिल को मुश्किलात का शिकार देख रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और नेशंस लीग के सेमीफाइनल की हम बात करने जा रहे हैं अभी प्रोग्राम में, और ये सेमीफाइनल हुआ है स्पेन और इटली का। कल हमने डिस्कस किया था कि इनका मैच होने जा रहा है, और आफरीदी आपने कहा था इटली जो है वो ये मैच जीत सकता है, एक्सपीरियंस उनके पास, और मेरी जो प्रेडिक्शंस थी वो स्पेन के साथ थी, और स्पेन ने ये मैच जीत लिया 2-1 से। बहुत ही ज़बरदस्त सेमीफाइनल। यहाँ पर तीसरे मिनट में ही पहला गोल कर दिया था स्पेन की तरफ से पिनो ने, और फिर दूसरा गोल जो है वो 88 मिनट में किया जोसेलो ने, जबकि इटली की तरफ से पेनल्टी पे एक गोल किया गया और इमोबिले जो है उन्होंने 11वें मिनट में ये गोल किया। आफरीदी किस तरह से देखते हैं, काफ़ी टफ था दोनों टीम्स के लिए। एक ऑफसाइड भी हो गया था इटली का वो गोल, वरना शायद हालात कुछ और होते। जी बिल्कुल, ओवरऑल इटली काफ़ी अच्छा खेली है इस मैच में, लेकिन डिसअपॉइंट हुई होगी। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया। बहुत सारे ऐसे चांसेस थे जो कि कन्वर्ट होने चाहिए थे, और दूसरी तरफ स्पेन की तरफ से वन मैन शो ही था। रॉड्री हर जगह ही नज़र आ रहे थे, वो बहुत अच्छा खेला उन्होंने। लेकिन इटली अगर देखा जाए, जैसे मैं कल भी कह रहा था कि एक्सपीरियंस इनके पास ज़्यादा था, और बनुची जैसे प्लेयर से जो पहला गोल उन्होंने कंसीड किया वो मिस्टेक थी। तो इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी से इतना ब्लंडर होना, और वो भी सेमीफाइनल में, तो इसी वजह से इटली, क्योंकि टीम इनकी अच्छी है लेकिन इंडिविजुअल एरर्स की वजह से वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, और हालांकि यूरो कप में काफ़ी अच्छा खेले, फाइनल भी जीते हैं और बेस्ट टीम इंग्लैंड को हराया था। लेकिन अब देखना पड़ेगा। चले स्टैट्स में नज़र डालते हैं और इस मैच के स्टैट्स में देखते हैं किस टीम ने कितना इनपुट डाला है। ये आप देख रहे हैं 8 शॉट्स इटली की तरफ से थे, जबकि स्पेन की तरफ से 19 शॉट्स से। बहुत एक ह्यूज डिफरेंस। शॉट्स ऑन टारगेट में भी ह्यूज डिफरेंस। स्पेन की तरफ से 7 थे, इटली की तरफ से 3 थे। पोजेशन 37% था इटली के पास, 63% था स्पेन के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स, येलो कार्ड्स और कॉर्नर्स में भी फ़र्क 5 स्पेन को मिले, 2 इटली को मिले।
आफरीदी, दूसरा गोल भी स्पेन का जो था वो क्लिनिकल गोल नहीं था, वो डिफ्लेक्ट होके हो गया, शायद लक उनका साथ दे रही थी, लेकिन कहते हैं लक उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है या जिसका पीछे हार्ड वर्क होता है। नए कोच इनके आए हैं, किस तरह से उनकी कोचिंग स्किल्स आपको नज़र आई हैं? स्पेन आपके बकौल कि सिर्फ रॉड्री ही खेल रहे थे, तो रॉड्री ही अगर खेल रहे थे तो फिर मैच किस तरह जीतने में कामयाब हुए? शॉट्स ऑन टारगेट ज़्यादा क्यों थे और शॉट्स क्यों ज़्यादा थी, पोजेशन क्यों ज़्यादा था? नहीं, ओवरऑल तो प्लेयर सारे खेले हैं, लेकिन जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोनों टीमों में से अगर 11-11 खिलाड़ियों को आप एक साइड पे खड़ा कर दें तो उसमें रॉड्री जो थे वो स्टैंड आउट थे, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। ओवरऑल स्पेन का जो मैनेजमेंट चेंज हुई है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि यही स्पेन टीम थी जो कि वर्ल्ड कप में भी खेल रही थी और बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस दी। फुटबॉल में मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। आप देखिए कि एक मैनेजर के चेंज होने से उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जो कि इस बार नेशंस लीग में सबसे मजबूत टीम यही थी, इटली ही थी, और उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल हराया है। और यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में वो हैं यूएफए चैंपियंस लीग के प्लेयर ऑफ द सीजन, यूएफए चैंपियंस लीग के प्लेयर ऑफ द मैच। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉड्री की। मैनचेस्टर सिटी के लिए भी क्या ही खूब खेला था इन्होंने, और इस सेमीफाइनल में भी बगैर गोल किए जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच हुए हैं। जी हाँ आफरीदी, रॉड्री के पहले स्टार्ट्स पे एक नज़र डालते हैं कि इस मैच में रॉड्री कैसा खेले हैं, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है। और स्टैट्स आपके सामने 8.1 रेटिंग, रिकवरीज उन्होंने 8 की हैं, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 4 किए हैं, एक्यूरेट पासेस जो थे वो 96 थे, शॉट एक्यूरेसी 100% थी, टचेस जो थे वो 122 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% थी और पासेस इनटू फाइनल थर्ड 12 थे। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। रॉड्री की फॉर्म चल रही है आफरीदी, और फाइनल में कितना इंपॉर्टेंट है इनकी इस फॉर्म का होना? एक्चुअली में इस मैच से पहले जो युवन पंडित भी इस बात पे वो कर रहे थे डिबेट कि क्या रॉड्री खेलेंगे भी या नहीं, क्योंकि अभी संडे को ही चैंपियंस लीग वो जीते थे और 3 दिन मुसलसल उनकी फिर पार्टी चलती रही है, और एक दिन पहले ही उन्होंने स्पेन टीम को ज्वाइन किया था। भी आ रहे थे कि वो स्लीपलेस नाइट्स ही उनकी, वो सोए नहीं है वो। हाँ, और उस कंडीशन में आप इस मैच में सिर्फ रॉड्री का कॉन्फिडेंस चेक करते कि किस लेवल पे था उनका। एक चैंपियंस लीग जीतना आपको कितना बूस्ट दे देता है। उनको ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी हैं, और इसी तरह इस मैच में परफॉर्म भी उन्होंने किया। लेकिन इतनी टायर्डनेस के बाद भी जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच बनना, ये आपको दिखाता है कि किस कैलिबर के ये खिलाड़ी हैं। जी हाँ, स्पेन ने ये फाइनल में जगह बना ली है और क्रोएशिया से मुकाबला करेगी नेशंस लीग के फाइनल में। आप देखते हैं कि फाइनल कौन सी टीम जीती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। पहली ट्वीट आज के प्रोग्राम की, और ये है हैरी केन के बारे में। हैरी केन गिफ्टेड ईच ऑफ हिज इंग्लैंड टीममेट्स अ पर्सनलाइज्ड रिकॉर्ड टू थैंक देम फॉर हेल्पिंग हिम बिकम इंग्लैंड्स ऑल टाइम रिकॉर्ड गोल स्कोरर। और मेसी ने भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद गोल्डन आईफोन गिफ्ट किए थे आफरीदी, सिर्फ प्लेयर्स को नहीं, पूरी मैनेजमेंट को, पूरे जो स्टाफ था, चाहे वो पीएन से लेकर बिल्कुल आखिरी लेवल तक था। ये जेस्चर कैसा आप देखते हैं? काफ़ी अच्छा जेस्चर है, और ऑब्वियसली अगर हैरी केन ने ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ा है, वेन रोनी जो था वो लीडिंग गोल स्कोरर था, लेकिन अपना फेवरेट रिकॉर्ड दिया है, वो खिलाड़ियों को शायद गाने पसंद ही ना आए और उस तरह की चीज़ें। हाँ, तो वो तो फिर ऑब्वियसली गिफ्ट उन्होंने देना था। तो जो गिफ्ट देता है उसी की प्रायोरिटी होती है कि मैंने क्या देना है। अगला तो बेशक उसको पसंद आए ना आए, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। एग्जैक्टली, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। और हैरी केन का बहुत अच्छा जेस्चर है। आप बचा भी रहे हैं, ये रियल मैड्रिड जा रहे हैं अफरीदी, खबरों में है। मोस्टली तो यही सुनाई दे रहा है रूमर्स के मुताबिक। टॉटनहम में इनकी जगह बनती भी नहीं, मुझे तो ये किसी बड़े क्लब नहीं, टॉटनहम के साथ तो खत्म हो गया है। यूनाइटेड आएंगे या तो यूनाइटेड के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जो डैनियल लीवी है टॉटनहम के सीईओ, वो प्रीमियर लीग क्लब को नहीं बेचेंगे। अच्छा, आपने बताया था बिल्कुल पिछले शोज में भी, और ज़्यादा चांसेस रियल मैड्रिड के हैं। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, और ये है जूड बेलिंगम के बारे में। आई वॉज एट द फाइनल व्हेन मैड्रिड beat Liverpool. That was a huge factor in my decisions to join Real Madrid. ये राज उन्होंने बता दिया है कि रियल मैड्रिड क्यों वो ज्वाइन करना चाहते हैं, और अब वो जा रहे हैं रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड में जाने से क्या होगा अफरीदी, थोड़ा सा बताएं हमें। एक्चुअली में 2022 का यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल था लिवरपूल और रियल मैड्रिड के बीच में, वो ये अटेंड करने गए थे, और उधर से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो लूजर्स का पार्ट नहीं बनेंगे टीम जो है, क्योंकि लिवरपूल हार गई थी। और वैसे भी रियल मैड्रिड, व्हेन रियल मैड्रिड नॉक्स एट योर डोर यू कैन नॉट से नो टू देम। तो वो तो एक ऐसा क्लब है जिसमें किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर ख्वाहिश करते हैं जाना। मेसी को नहीं ले सकते रियल मैड्रिड वाले?
मेसी नहीं जाए, क्योंकि वो बार्सिलोना और मेसी वाला और रियल मैड्रिड वाला फैक्टर जो है वो सिर्फ हिस्ट्री में एक ही बार लुइस फिगो का हुआ है। और वो भी शायद लुइस फिगो भी अभी तक पछता रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि वो अपनी सारी लेगेसी आप टार्निश कर देते हो। अगर मैसी जाते हैं तो वो जो इतनी मेहनत से इज्जत कमाई है उन्होंने इतने सालों में, वो सारी फिनिश हो सकती है। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट आपको दिखाते हैं और ये है साडियो माने के बारे में। साडियो माने हैज क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द क्लब दैट ही विल बी बैक फॉर प्री सीजन ऑन July 13 एंड हैज नो इंटेंशंस ऑफ लिविंग बायर्न। अफरीदी, इनके बारे में भी काफ़ी खबरें, वो जो थप्पड़ मारा था इन्होंने अपने कोमेट को, उसके बाद फिर इनको सज़ा मिली, फिर 2 मैच उन्होंने कहा जी कि उससे निकाल दें, और उसके बाद फिर सारा अभी तक ये मसले मसाइल चल रहे हैं। क्या है इनका फ्यूचर? एक्चुअली उसी के बाद इस नहज पे बात पहुंच गई थी कि इनको सेल करेंगे समर में, क्योंकि परफॉर्मेंसेस भी इंजरी के बायस बहुत सारा आधे से ज़्यादा सीजन खेल ही नहीं पाए, और जो खेले उसमें भी कोई खातिर परफॉर्मेंसेस नहीं थी। तो बायर्न म्यूनिख सेल करना चाह रही है, और ये एडमेंट है कि मैंने इसी बायर्न म्यूनिख के साथ रहना है। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि मैं इस तरह नहीं जाना चाहता, मैं अपनी एक लेगेसी बना के ही जाऊंगा बायर्न म्यूनिख को, और मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और क्लब में जाने का। चलें, बिल्कुल, और उम्मीद है कि साडियो माने बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और वापसी हमें इनकी नज़र आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये है मोहम्मद साला के बारे में। मोहम्मद साला से एजेंट शूट्स डाउन लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन PSG मीटिंग। ये क्या खबर है आफरीदी, बताइए इसके बारे में। एक्चुअली में अभी रूमर्स कल से फैल रहे थे कि मोहम्मद साला जो हैं वो नासिर अल खलीफी से मिले हैं सीक्रेट में। अच्छा, सीक्रेट। और इनकी ट्रांसफ़र की बात चल रही है PSG के साथ, लेकिन वो फिर एजेंट ने आज इस बयान की तरदीद की है रूमर्स की कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो नहीं मिले PSG के प्रेसिडेंट के साथ, और ये झूठी खबरें। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये क्या बनता है इसका। बिल्कुल, ये ना होना ये भी पर्दा डाल रहे हों, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग थी तो इन्होंने भी कह दिया जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, टू मेक इट सीक्रेट, मोर सीक्रेट। ऑब्वियसली जब बात बननी होती है उसको, अगर आप पहली रूमर्स उसको ब्रेक कर देते हैं तो वो बात बिगड़ जाती है फिर, तो बात बिगाड़ने से पहले ही आप उसका डैमेज कंट्रोल करते हैं। चले, लेट्स सी मोहम्मद साला का फ्यूचर क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये है टॉक्स बिटवीन चेल्सी एंड ब्राइटन फॉर Caicedo will start next week as the conversation on personal terms is very advanced, close to being agreed as revealed yesterday. अफरीदी, Caicedo का क्या है? ब्राइटन छोड़ रहे हैं फिर इस गर्मियों में? एक्चुअली में जो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो, अगर आपको याद हो, हमने व्यूअर्स को बताया था इनका आर्सेनल के साथ काफ़ी मजबूत लिंक बन रहा था, और इन्होंने इवन अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था कि ये जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट काफ़ी इनसे नाराज़ हो गई थी, और फिर उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत आपको अभी नहीं बेचेंगे। अच्छा, क्योंकि जो पैसे उनको चाहिए थे वो उस टाइम पे आर्सेनल जो थी वो नहीं पे कर रही थी, और फिर मैनेजमेंट ने इनको कन्वे किया कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट डील साइन करें। अच्छा, और हम आपको समर में बेचेंगे, आप जाएंगे जिस क्लब में आप में जाना है, लेकिन हम आपको एटलीस्ट कैश इन तो करें ना आपके ऊपर। अच्छा। और ब्राइटन की ये स्ट्रेटजी है कि वो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर समर में भी आर्सेनल लेने जाता है तो पैसे वो ज़्यादा रखते हैं, तो क्या सम छोड़ देगा फिर आर्सेनल? अभी ऑब्वियसली जब जो प्लेयर आर्सेनल ने लेना होता है वो उसके बीच में वो चेल्सी कूद पड़ती है, और यही हमने जनवरी ट्रांसफर विंडो में मॉड्रिक के साथ देखा। लेकिन पोचेटिनो आए हैं शायद इस दफ़ा, चेल्सी थोड़ा सा बिहेव डिफरेंटली। अभी तो चेल्सी, अब जो फब्रिजियो कह रहे हैं उसके मुताबिक तो ये चेल्सी ही जा रहे हैं, मतलब चेल्सी इस रेस में काफ़ी, क्योंकि आर्सेनल ने तो समर में कोई इनके लिए बिड ही नहीं की। वो इस दफ़ा वैसे आर्सेनल को चाहिए चेल्सी वाला काम करे और दरमियान में आए और उनकी बिड ख़राब करे और इनको अपनी टीम में ले जाए। एनीवेज, ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स जो इस वक्त फ़ुटबॉल की दुनिया में चल रही हैं, और आप अपडेटेड रहते हैं हमारे इस शो में कि फ़ुटबॉल की दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, चाहे वो यूरोप की लीग्स हों, चाहे वो इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस हों, चाहे वो अमेरिका की लीग्स हों, और पाकिस्तान के बारे में भी जो हमारी टीम अभी 4 मुल्की टूर्नामेंट खेल रही है उसके बारे में भी हम प्रोग्राम में बताते हैं, और क्या हो रहा है ओवरऑल इसके बारे में। और इसके साथ साथ कुछ पैकेजेस आपको आज भी हमने दिखाए हैं, कुछ स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी गोल्डन बूट में। आज के गोल्डन बूट से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अल्लाह हाफिज़।